शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहां पर ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, और वो पॉइंट है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कभी कभी विकल्प में आपको बहकाने के लिए शोषण का अधिकार दे दिया जाता है, तो इस पर थोड़ा सा प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है या शोषण का अधिकार, तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर शोषण का अधिकार नहीं होता है, बल्कि शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगला पॉइंट आपके लिए है, यहां पर अनुच्छेद 23 आपको दिया गया है। आर्टिकल 23 में आपका जो प्रावधान किया गया है, यहां पर होता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध आपको किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर हम लोग आप समझें तो जो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये किसके विरुद्ध प्राप्त होता है? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि यह किसके विरुद्ध प्राप्त होता है, तो आंसर आप क्या बताएंगे? आंसर आपका इसमें हो जाएगा कि यह राज्य और व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, राज्य और व्यक्ति यह दोनों के खिलाफ प्राप्त होता है। एक पॉइंट आपको यहां पर यह ध्यान में रखना है, यानी कि शोषण का जो अगेंस्ट, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है, चाहे वो व्यक्ति के द्वारा शोषण किया जाए तब भी ये लागू होगा, या किसी व्यक्ति के द्वारा शोषण किया जाएगा तब भी ये आर्टिकल लागू होगा। और यह जानते हैं कि यह एक सकारात्मक प्रकार का होता है। किस प्रकार का राइट है ये? तो यह एक सकारात्मक प्रकार का मूल अधिकार होता है, और ये सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल देता है। किस प्रकार की? सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना पर यह बल देता है। और इसी तरीके से आप जानते हैं कि एक पॉइंट आपको अक्सर मिल जाता है सवाल में कि फंडामेंटल राइट किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना या अधिकार देता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर यह राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। और इसी तरीके से एक सवाल आपको आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो यह सामाजिक अधिकार या सामाजिक न्याय की बात करता है। 3 टाइप के सवाल आपको यहां पर मिल जाएंगे। बात यहां पर समझने वाली यह है कि आखिर आर्टिकल 23 और 24 को हमारे संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे जो संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, तो उस समय जैसे बेगारी की समस्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसके अलावा बलात् श्रम हुआ करता था। इसके अलावा जो मनुष्य हैं, खास करके स्त्रियां और बच्चे, इनको पशुओं की तरह या वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। देवदासी प्रथा प्रचलित थी। तो इन सभी जो सामाजिक बुराइयां थीं, इन सभी को समाप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक विशेष प्रावधान किया, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार इसको कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप एक फ्लैशबैक में चल करके चीजों को समझने के लिए आप इन सभी बातों को ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, और जो ये वर्ड्स आपको मिलेंगे, इन वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है। एक शब्द आपको जैसे मिल जाएगा, यहां पर आपको मिलेगा बेगारी क्या होती है, और एक मिलेगा आपको बलात् श्रम। बलात् श्रम जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर इसको बोला जाता है, यानी कि शक्तिपूर्वक काम करवाना, यानी कि जबरदस्ती अगर किसी से काम करवाया जा रहा है, किसी को काम करने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर काम करवाया जा रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स्ड लेबर। इसके अलावा अगर बेगारी की बात करें, तो बेगारी का सीधा सा मतलब होता है भुगतान के बिना कार्य। भुगतान के बिना कार्य अगर करवाया जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं बेगारी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के लिए मुझे कोई पैसा न दिया जाए, तो मैं कहूंगा जब मैं क्लास लेने के लिए निकलूं, तो मुझे कहना पड़ेगा चल रहा हूं बेगारी करने। बात समझ रहे होंगे। तो इसी तरीके से होता है कि अगर कार्य करवाया जाए और उसके बदले में कोई पैसा न मिले, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेगारी कहते हैं। लेकिन जब मेरा पैसा भी दिया जाए और मुझे पढ़ाने का मन न करे, और तब भी मुझसे जबरदस्ती पढ़वाया जाए, तो उस बात को हम क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है फोर्स्ड लेबर, यानी कि बलात् श्रम कहा जाता है। और मानव का दुर्व्यापार, एक शब्द यहां पर और भी आता है, मानव दुर्व्यापार। अब मानव दुर्व्यापार क्या होता है? मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है कि इसको खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना होता है।
अगर मनुष्यों को, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि खास करके स्त्रियां और बच्चों को खरीदा और बेचा जाता था, और काफी हद तक आज के समय में भी ये चीजें प्रचलित होती हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन खरीदना और बेचना जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मानव दुर्व्यापार। तो यहां से आपको कई सारे जो टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, बहुत क्लियर इन सारे टर्म्स को आप समझिए। और इसके बाद में आपको कुछ पॉइंट जो कीवर्ड होंगे, जैसे कि अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं आर्टिकल 23 और 24 में, कि 23 में किस बात का प्रावधान है और 24 में किस बात का प्रावधान है। तो कुछ जरूरी बातें मैं आपको यहाँ पर बतलाऊंगा, इनमें से आपको जो नोट करना हो उसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी सारी चीजों को समझ सकें। यहां पर दोस्त आपको दिया गया है आर्टिकल 23, और 23 में ही आपको दिया गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो संविधान का जो आर्टिकल 23 है, ये रोकता है किस बात को, मानव को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है, और फोर्स्ड लेबर का भी यहाँ पर प्रोहिबिशन किया गया है, यानी कि रोका गया है। इसके द्वारा राज्य जो है वो मानव के अनैतिक व्यापार, ध्यान रखिएगा, मानव के अनैतिक व्यापार और सभी प्रकार के बेगार, यहां पर ध्यान रखिएगा, और बलात् श्रम की प्रथा, जिसको दास प्रथा के रूप में भी जाना जाता है, इसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। संसद ने यहां पर देखिएगा कि इन सभी बातों के संदर्भ में अनैतिक व्यापार निवास अधिनियम 1956 को पारित करके मानव के दुर्व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया है। चूंकि इसका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, सकारात्मक प्रकृति का है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसके लिए आवश्यक क्या होता है, किसी न किसी एक एक्ट को बनाने की आवश्यकता होती है, और इसी एक्ट के जरिए ही क्या होता है कि इनको लागू किया जाता है। इसी प्रकार संसद से बंधित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976 पारित करके बेगार और बंधित श्रम पद्धति को भी समाप्त किया गया, जिसको आप सामान्य भाषा में बधुआ मजदूरी कह सकते हैं। तो इन सभी बातों को रोकने का प्रयास किया गया हमारे संविधान के जरिए। और दोस्त यहां पर यह बात आपको दिया गया है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 23 का जो सेकंड क्लॉज है, यहां पर प्रावधान किया गया है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 23 की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोग के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। इस प्रकार यहां इसका मतलब क्या है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसके लिए आप इसको मना नहीं कर सकते हैं। अगर राष्ट्र की सेवा के लिए आपसे काम करवाया जा रहा है तो उसको आप नहीं कहेंगे कि ये बलात् श्रम है। इसके अलावा बिना उचित पारिश्रमिक दिए कैदियों से भी श्रम कराना बलात् श्रम होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कैदियों को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करते हैं, जैसे कि जो कारावास मिलता है कैदियों को, वो दो प्रकार के कारावास मिलते हैं। जैसे एक होता है सामान्य कारावास और दूसरा होता है सश्रम कारावास। तो सश्रम कारावास का मतलब है कि जेल में रह करके आपको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है और काम के बदले में उसकी मजदूरी आपको दी जाती है। और इसमें अगर मजदूरी नहीं दिया जाता है, कहने का मतलब है कि उचित पारिश्रमिक अगर न दिया जाए और उसके बावजूद भी आपसे कार्य करवाया जाए तो इसको भी हम बलात् श्रम के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसी प्रकार 1976 एक्ट के अंतर्गत बधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के अलावा उनका पुनर्वास करने की भी व्यवस्था की गई है।